रिकॉर्ड पूरा है भी या नहीं है, तो रिकॉर्ड पूरा ना होने की वजह से भी जो हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, उसमें डिफिकल्टी हो सकती है कि भाई रिकॉर्ड ही पूरा नहीं मिल रहा, हम इसे कैसे कैलकुलेट करें। नंबर 3 पे इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन कॉज्ड बाय पुअर कलेक्शन प्रोसीजर्स। अब डिफरेंट टीम्स को जब भेजा जाता है कि भाई आप जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, वो भी हम कर दे भाई इसी पहले inadequate information collection by caused by poor collection procedures। इसका मतलब ये है कि कुछ टीम्स को सिलेक्ट करके उनको ये काम दिया जाता है कि आप जाके जो है वो या भी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना शुरू करेंगे लोगों से देखें, या इनकम के अकॉर्डिंग जो है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना शुरू करें, या वैल्यू एडेड अप्रोच से। लेकिन वैल्यू एडेड अप्रोच से बहुत रेयर केसेस में जो है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अगर वो टीम्स या पार्टीज को भेजा जाएगा, उनको कुछ इलाके दिए जाएंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान में खासतौर पे कि वो जितने इलाके दिए सबको अच्छे से कवर करके आए। करेंगे ये कि कोई एक दो शॉप या तीन शॉप या दो मोहल्ले या तीनों मोहल्ले वहां से डाटा इकट्ठा किया और कहेंगे यार ये है किसी गांव के मोहल्ले में सारे ऐसे, सारा डाटा किया इकट्ठा, सबका एग्रीगेट निकाला या एवरेज निकाला और ले। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये पुअर कलेक्शन प्रोसीजर है, जिसकी वजह से इसमें डिफिकल्टी हो सकती है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें, तो ये भी एक मसला सामने आ सकता है। फिर ये सम इनकम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। कुछ इनकम ऐसी होती है जो रिकॉर्ड ही नहीं की जा सकती। कौन कौन सी ऐसी इनकम हो सकती? चोरी वाली और ब्लैक मनी और ट्रांसफर पेमेंट पे रिकॉर्ड हो, वो कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड हुई थी ना जब किसी ने कमाई, फिर उसके बाद खरीदी थी, उसका रिकॉर्ड आया होगा। स्मगलिंग उसका रिकॉर्ड पे नहीं होता। सारी इलीगल, वो स्मगलिंग भी हो सकती है, वो चोरी भी हो सकती है, वो शैडो मनी भी हो सकती है, वो ब्लैक मनी भी हो सकती है। तो शैडो मनी क्या है? शैडो मनी नहीं पता? पुलिस वालों को जो पैसे दिए जाते हैं, रिश्वत तो होती है शैडो मनी, वो कहते हैं ना अंडर टेबल, तो वो साइज से गुजर के ही जा रहा है, वो शैडो मनी। और इसके बाद है जी अनडॉक्यूमेंटेड या ब्लैक या शैडो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये भी रिकॉर्ड के अंदर नहीं आती। और नॉन मार्केट एंड बार्टर ट्रांजैक्शन, मींस चीज के बदले में चीज आपस में तबादला कर लेना, बार्टर सिस्टम होता है चीजों का तबादला करना। तो जो चीज तबादले में आप एक दूसरे से खरीदते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी मार्केट में नहीं आता। और इसके अलावा डू योरसेल्फ, मींस के आप ये कह सकते हैं कि जिसका रिकॉर्ड मार्केट में या नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन की एग्जांपल मैं दे चुका था कल भी। अगर कोई एग्जांपल हम यहाँ यूज करें कि एक जेब से पैसे निकाले और अपनी दूसरी जेब में पैसे डाल के खुद को ठपकी दे दी कि भाई वाओ आपने क्या काम किया है, तो क्या इसमें कोई मार्केट इन्वॉल्व हुई? नहीं, तो ये मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसका भी कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर है कि प्राइस फ्लक्चुएशंस, प्राइस कम ज्यादा होती रहेंगी, तो प्राइस के कम ज्यादा होते रहने से भी मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा कि मार्केट वैल्यू पहले क्या थी, मार्केट वैल्यू अब क्या है, या मार्केट वैल्यू जब से हमने स्टार्ट या ये ईयर का कैलकुलेशन करना शुरू किया है उसके दौरान डिफरेंट मार्केट वैल्यूज अप डाउन आते रहे होंगे ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस, जो कि एक वजह बनती है, मुश्किल की वजह बनती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। और लास्ट पे है जी फॉरेन फर्म का अर्निंग करना, अर्निंग ऑफ फॉरेन फर्म। अब फॉरेन फर्म्स वाले अर्निंग करेंगे तो इसमें एक तो एक्सचेंज रेट का भी मसला हो सकता है, या दूसरा ये है कि जब वो फॉरेन वाले अर्निंग करके पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाएंगे तो कुछ पैसा पाकिस्तान में लगाएंगे, कुछ बाहर लेके जाएंगे, तो उनके अपने रिकॉर्ड्स या वो जो सारी चीजें वो मेंटेन पता नहीं रखते हैं या नहीं रखते। अगर रखते भी हैं तो कभी वो
अपने कंट्री में ज्यादा पैसा लेके जाते होंगे, पाकिस्तान में कम खर्च करते होंगे, कभी वो पाकिस्तान में ज्यादा खर्च करते होंगे, अपने कंट्री में कम करते होंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनेगी हमारे लिए कि हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकें। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफिकल्टीज हैं कि जब आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स होंगी कि एक तो डेटा पूरे का पूरा कलेक्ट नहीं होगा, लोगों के पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा, जो कैलकुलेट करने वाले होंगे उनके पास तजर्बा नहीं होगा, मींस के नॉलेज नहीं होगा प्रॉपर। इसके अलावा जो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि जो रिकॉर्ड में ही नहीं आती, प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है, और फॉरेन फर्म का पाकिस्तान से पैसा कमाना भी नेशनल इनकम में एक दिक्कत है उसे कैलकुलेट करते हुए। क्योंकि हमने जब जीएनपी पढ़ा था तो उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसे नेट करना था, तो वहां पर भी मसला हो सकता है कि कितने पाकिस्तान में ही लगा के गया और कितने बाहर ले। फिर है जी इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल मेजरमेंट। लेकिन इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है कि जब इसे मेजर किया जाता है तो क्यों किया जाता है मेजर। तो नंबर 1 पे है असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए नेशनल इनकम या जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 2 पे है जी मेजरिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इससे क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड सिंपल अगर मैं ये कहूं कि जो पर कैपिटा इनकम है वो लिविंग स्टैंडर्ड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। अगर तो पर कैपिटा इनकम पहले से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी पहले से अच्छी जा रही है। जीडीपी पहले से ज्यादा है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती हुई आबादी के साथ वो भी बढ़ा है, और पर पर्सन भी पहले से क्या आया है, ज्यादा। तो आपकी इकोनॉमी ग्रोथ में है, जो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है। और अगर इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, इकोनॉमी ग्रोथ में होगी, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी पहले से बेहतर होगा। अगर उसे हम रिलेट करें एम्प्लॉयमेंट के साथ तो भी कर सकते हैं कि अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी तो इकोनॉमी ग्रोथ की डेफिनेशन है चैप्टर नंबर 9 में जाके पढ़ेंगे कि एक या एक से ज्यादा डायमेंशन में एक ही स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। मींस के एक ही सर्कल के अंदर या सरफेस के अंदर एक या एक से ज्यादा डायमेंशन में चेंज आ जाना वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। या आहिस्ता आहिस्ता अगर जीडीपी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब भी क्या है कि इकोनॉमी ग्रोथ में। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में तो लोगों की चीजों की डिमांड भी पहले से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर चीजों की डिमांड ज्यादा होगी तो चीजें जहां बनाई जाएंगी प्रोडक्शन वहां पर लेबर की डिमांड भी पहले से ज्यादा होगी। तो जो लोग पहले अनएम्प्लॉयमेंट में थे वो भी किस में आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट में। पहले वो कुछ नहीं कमाते थे अब वो भी कमाना शुरू हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से क्या होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। फिर इसके बाद है टू एस्टिमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। फिर इसमें ये देखा जाएगा कि स्टैट्स निकाले जाएंगे और अंदाजा लगाया जाएगा कि नेशनल इनकम को या जो हमने हमारा जीडीपी है ये हमने कैलकुलेट किया तो कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी जीडीपी कम है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर जीडीपी ज्यादा है। इकोनॉमी में ग्रोथ किस सोसाइटी या किस सेक्टर में ज्यादा है, इंडस्ट्रीज में ज्यादा है, ज़राअत में ज्यादा है, या स्कूल्स यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में। ये सारी चीजों के अलग अलग स्टैट्स निकाल के इकोनॉमी की ग्रोथ देखेंगे और उसके बाद जहां पर कोई कमी पेशी होगी नेक्स्ट बजट में उसके ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे। और हेल्पिंग इन इकोनॉमिक प्लानिंग, और इससे जो इकोनॉमी में प्लान किए जाते हैं कि अपनी इकोनॉमी को किस तरह लेके चलना है वो भी हेल्प आउट कहां से होती है इनको। इकोनॉमी जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वहां से आइडिया होता है कि हमें अब कौन सा प्लान लेके चलना है। अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा भी ग्रोथ में जाना शुरू होगी तो वो भी एक नुकसानदेह चीज है, अब उसे वापस रिसेशन की तरफ लाना शुरू कर। इकोनॉमी ज्यादा ग्रोथ में जाए तो नुकसानदेह कैसे होगा, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट कुछ ना कुछ तो रहती है, कुछ मुआवजाते भी होते हैं। नहीं ये अल्फाज है उनके कि आपके पास पैसा है तो आप जॉब क्यों करेंगे, आप तो बैठ के खाएंगे ना। चाहे आप पढ़े लिखे हैं तो लाजिम नहीं है कि आप नौकरी आपको नहीं मिली तो आप अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा पर्सन अनएम्प्लॉयड, ऐसे पर्सन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि जो या अनएम्प्लॉयड कहते हैं कि जो नौकरी की तलाश में है और उसे मिली नहीं।
जो नौकरी करना ही नहीं चाहता तो वो अपने आप को ये नहीं कहे कि मैं बेरोजगार हूँ, तो मार्केट के अंदर या कंट्री के अंदर नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही रहती है कि जो जॉब करना ही नहीं चाहते, तो जो जॉब करना ही नहीं चाहते तो वो अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि उनका मूड ही नहीं। आप और कुछ कहने लगे थे, बात हम कौन सी कर रहे थे? हाँ, कि सब लोग, कोई भी लोग बेरोजगार नहीं रहेगा, मतलब कुछ रहेंगे लेकिन लोगों को इकोनॉमी जब ग्रोथ में जाएगी तो नौकरियां मिलना शुरू होंगी। जब नौकरियां मिलना शुरू होंगी तो पैसा मिलना भी शुरू होगा उनको, पैसा मिलना शुरू होगा तो वो चीजें खरीदना भी शुरू होंगी, जब खरीदना शुरू होंगे तो डिमांड भी तो बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन होना शुरू होगा। जब चीजों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? इन्फ्लेशन। मींस के वो चीजों को महंगी करना, बेचना शुरू कर देंगे। तो अगर वो महंगी बेचेंगे तो ये यहाँ से लेंगे नहीं, ये इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे। पैसा तो आया, ताजे ताजे अमीर हुए, शौके भी होंगे, इम्पोर्टेड चीजें भी पहनेंगे और वो पाकिस्तान की कीमत से सस्ती भी होंगी, तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो किस में जाना शुरू हो जाएगा? डेफिसिट में। गवर्नमेंट कहती है इनको बेरोजगारी बढ़ने तो बेहतर है, बजाय इसके कि ये पैसा कमा के शौकीन हो और मुल्क में जो है वो महंगाई हो, उससे बेहतर है कि वैसे ही। और इनको वो शायद मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि किसी भी कंट्री में अगर आप अपनी हुकूमत को स्टेबल रखना चाहते हैं तो लोगों को 2 वक्त के खाने में मिल जाएगा, वो कभी भी हुकूमत की तरफ आएंगे। उनको अपनी टेंशन होगी कि एक टाइम का खा लिया, दूसरे टाइम का कैसे खाना है, वो अपनी टेंशन में रहेंगे, तो वो कभी भी आके रोड पे एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो कुछ घंटे उनको मिले हैं वो अगली रोटी कमाने के लिए वो यूटिलाइज करें, ना कि गवर्नमेंट की तरफ। यही चल रहा है पाकिस्तान में मेरा ख्याल पिछले 75 साल से, तो 2 साल इसमें हुआ होगा, क्योंकि 70 साल हो गए ना, 75, क्योंकि 75 ही हुए, यहाँ से 2 साल पहले तो 75 हुए थे। तो तब से मतलब कोई 2-3 साल इसमें हुआ होगा, उसके बाद से तो यही चल रहा है। सर जो फिर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका वगैरह, वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? तो क्या नहीं यार, इकोनॉमी उनकी भी ऐसी है, लेकिन उनके टैक्स के सिस्टम अलग है, उनकी पॉलिसीज अलग है। हमारा ये होता है कि टैक्स से पैसे इकट्ठा करो फिर पैसा लगाओ। अब मुझे बताएंगे जो अमेरिका है या वो अमेरिका है, उस पर टैक्स पाकिस्तान से वो कर्ज पाकिस्तान से कम है ज़्यादा है? ज़्यादा है, लेकिन शो हो रहा है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी की पॉलिसी ऐसी बनाई कि वो रिफ्लेक्ट ही ये चीज़ नहीं करती। ये पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में कौन सी पॉलिसी चल रही है। हमारे कंट्री में 2 ही पॉलिसीज होती है, पैसा आवाम से खींचो, पैसा आवाम से खींचो टैक्स की मद में, और इंटरेस्ट रेट लगा के सूद की शक्ल में इनसे पैसा इकट्ठा करो और क्रेडिट पे लगा। उनका ये नहीं होता। उनका हो सकता है कि वो रोड्स पे भी कुछ टैक्स लगाए हों, या हो सकता है कि वो जैसे ओमान में है उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स 50%। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है भाई। आप चीज़ खरीदे तो 100 में 18 रुपये गवर्नमेंट को देते हैं, वो खरीदेंगे तो 100 में से 50 देंगे, लेकिन वो कमाने खरीदेंगे तो कमाएंगे तो कहीं तो लगाएंगे, लगाते हुए 50% गवर्नमेंट को दे देंगे। हमारे तो 18% है ना, कमाएंगे तो हमारे कम टैक्स जो इकट्ठा देना होता है उसमें भी पाकिस्तानी अवाम है, चोरी तो वो करेंगी।
करोड़ों में चोरी करती है और गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती। और उसके बाद जब कमाया है तभी टैक्स दिए, जब लगाएंगे तभी टैक्स, अगर बैंक में रखा निकलवाएंगे तभी टैक्स। तो वो छोटे छोटे ये टैक्स हैं, तो वो इन्हीं से अपनी पॉलिसी, जो कि अभी मैं बात कर रहा था कि वो पॉलिसीज बनाएंगे। एक फिजिकल पॉलिसी है जो इकोनॉमी में पैसा इकट्ठा करके आवाम पे लगाती है, एक मॉनिटरी पॉलिसी है जो बैंक आवाम से पैसे इकट्ठा करके जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, नए नोट वगैरह छापना और एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना, वो ये इस चीज़ों को लेकर चलता है। बाकी छोटी मोटी पॉलिसीज वो इंटरनल मामला को देखने के लिए, और वो पाकिस्तान की भी इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो वैसे खत्म करनी है। ये तो सीए में थोड़ी बहुत पढ़ रहे हैं, वरना वैसे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में आपको कितने ऐसे बंदे मिलेंगे जो कहेंगे हम बीएस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। बहुत रेट केसेस, पर इनकी जितनी वैकेंसी खाली पड़ी है ना, अगर कोई भी बंदा बीएस भी कर जाएगा तो 17 रेट पे चला जाएगा। जो इनकी वैकेंसी खाली पड़ी है बीएस इकोनॉमिक्स की और बीएस स्टैटिस्टिक्स की। अब आगे वो स्टैटिस्टिक्स करना शुरू किया है लोगों ने, लेकिन इकोनॉमिक्स अभी भी बहुत रेट केसेस। लास्ट पे जी, कंपेयरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग द कंट्रीज, आपको आंसर करता हूं। कंपेयरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग द कंट्रीज, अब कंट्रीज के दरमियान भी अपने आप को कंपेयर करने के लिए भी जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है कि अगर एक कंट्री के साथ आपने अपना कंपैरिजन करना है तो अक्सर ऐसा होता है कि उस कंट्री के साथ ये जंग करने निकले जिसका इतना जीडीपी